गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल वाली क्लास में हमने CFSE वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, उनकी गणना किस तरह से करते हैं, वो हमने देखा था। आज हम CFSE वैल्यू को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम CFSE वैल्यू को डेल से प्रदर्शित करेंगे और उस स्थिति में कौन कौन से फैक्टर हैं जो उनको प्रभावित करते हैं वो देखते हैं। जो कॉम्प्लेक्स होता है उनकी ज्योमेट्री CFSE वैल्यू को प्रभावित करती है। साथ में केंद्रीय धातु आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी CFSE वैल्यू को प्रभावित करता है। अगर कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उस स्थिति में जो उसके d ऑर्बिटल होते हैं सेंट्रल मेटल आयन के, वो विपाटित होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल में देख रहे हैं तो T2G और EG ऑर्बिटल में वो विपाटित होंगे। इस स्थिति में T2G जो ऑर्बिटल होता है वो लोअर एनर्जी का होगा, जबकि EG जो ऑर्बिटल होगा वो हायर एनर्जी लेवल का होता है। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसमें उस स्थिति में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो T2G ऑर्बिटल के अंदर भरे जाते हैं। T2G ऑर्बिटल जैसे ही फुलफिल्ड होगा फिर EG ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो उस स्थिति में हमें जो D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले जो कंपाउंड होते हैं उनकी CFSE वैल्यू सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद अगर EG ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहाँ पर जो CFSE वैल्यू होती हैं वो डिक्रीज होती है। ज्योमेट्री देखते हैं तो जो अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं और उसके बाद ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या फिर उसके बाद टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उनका जो CFSE वैल्यू का जो ऑर्डर होता है ये हमें देखने को मिलता है। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी CFSE वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम ऑक्टाहेड्रल की होती है और उससे कम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि जो डेल वैल्यू हैं उनको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करेंगे। तो नेचर ऑफ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम होते हैं उनकी प्रकृति कैसी है वो भी प्रभावित करती हैं। साथ में ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी है, ज्यामिति कैसी है, वो भी प्रभावित करती है। और नेचर ऑफ लिगेंड, जो लिगेंड है उनकी प्रकृति कैसी है वो भी CFSE वैल्यू को प्रभावित करती है। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि नेचर ऑफ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम होता है उनकी प्रकृति। अगर सेंट्रल एटम के पास Z इफेक्ट ज़्यादा है तो उस स्थिति में वो लिगेंड को अपने पास ज़्यादा बांधे रखेगा, यानी कि जो सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसके जो सेंट्रल एटम और लिगेंड की डिस्टेंस कम होगी और इस स्थिति में जो डेल वैल्यू होती हैं वो बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, जो सेंट्रल एटम है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी CFSE वैल्यू को प्रभावित करती है। अगर सेंट्रल एटम आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो उसकी डेल वैल्यू इंक्रीज होती है। तो M को हमने सेंट्रल मेटल आयन से डिनोट कर रहे हैं और ये इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लगे हुए हैं +1 +2 +3 +4। तो यहाँ पर देखो कि अभी हमने कहा कि जो सेंट्रल एटम आयन होता है उनकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती हैं तो डेल वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट डेल वैल्यू के समानुपाती होता है, CFSE वैल्यू के समानुपाती है। तो यहाँ पर
जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी उस स्थिति में जो कंपाउंड है उनकी डेल वैल्यू भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि ये दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और ये इसका जो इस कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल एटम है वो आयरन है, यहाँ पर भी आयरन है, दोनों सेम है। लेकिन इस आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, जबकि इस आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। अभी हमने कहा कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो CFAC वैल्यू बढ़ेगी। तो इस स्थिति में इस वाले जो कंपाउंड हैं उनकी CFAC वैल्यू ज़्यादा होती हैं इस वाले कंपाउंड की तुलना में। तो यहाँ पर हम इस वाले कंपाउंड की एनर्जी को हम ज़्यादा कहेंगे। इसी तरह से ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने के साथ इनकी जो कंपाउंड होते हैं उनकी CFAC वैल्यू भी बढ़ती है। 3D 4D 5D की तरफ टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप के अंदर तो इनकी जो CFAC वैल्यू होती हैं वो इंक्रीज होती है। यहाँ पर 3 कंपाउंड दे रखे हैं जिनका जो सेंट्रल एटम है इसका कोबाल्ट है, इसका रोडियम है, इसका इरिडियम है। इनके अंदर जो कोबाल्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर भरे जाते हैं, जबकि रोडियम के अंदर 4D के अंदर और इरिडियम के अंदर 5D के अंदर। यहाँ पर इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें तो ये 3, ये 4, ये 5 टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अभी हमने कहा कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेंगे तो इनकी डेल वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो टॉप टू बॉटम चलने पर इन कंपाउंड की जो CFAC वैल्यू होती हैं वो बढ़ती है। एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो 3D और 4D सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं 3D से 4D की तरफ जाते हैं तो उनकी डेल वैल्यू में 30 से 40% वृद्धि देखने को मिलती है। इसी तरह से 4D से 5D की तरफ जाओगे तो उनकी जो CFAC वैल्यू होती है उनका मान 30 से 50% देखने को मिलता है। लेकिन 3D से अगर डायरेक्ट 5D के बीच में अगर CFAC वैल्यू को हम देखते हैं तो ये लगभग जस्ट डबल देखने को मिलती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। अगर कोई कंपाउंड है और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम हो आ गई हैं तो उस स्थिति में आपको उनके जो D इलेक्ट्रॉन हैं उनको देखना है। जो कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है उनके D ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो आपको देखने हैं। जो डेल वैल्यू होती हैं वो D इलेक्ट्रॉनों के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। ये संबंध आपको ध्यान में रखना है। उसके आधार पर आप इनकी 2 कंपाउंड होंगे और उनमें किन की वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपको बताना है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा हमने और ये कंपाउंड और 2 कंपाउंड हमने ले रखे हैं। ये जो कंपाउंड है 6 लिगेंड इस जो सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है उसके साथ 6 लिगेंड जल के जुड़े हुए हैं। इसी तरह से निकल के साथ में भी 6 लिगेंड जल के जुड़े हुए हैं। इस स्थिति में दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कोबाल्ट की भी +2 है जबकि निकल की भी +2 है। और इनका जो D ऑर्बिटल के अंदर किस D ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं इसमें भी 3D के अंदर भरे जाएंगे, इसके अंदर भी 3D के अंदर भरे जाएंगे। लेकिन अब आपको क्या देखना है कि D ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं वो आपको देखना है। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसके अंदर जो इसका D ऑर्बिटल होता है +2 उसके अंदर आप 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि निकल में निकल 2+ स्थिति में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अभी हमने कहा कि जिसका D इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर बढ़ता है तो उस स्थिति में डेल वैल्यू घटेगा। तो इस वाले जो कंपाउंड है उसकी डेल वैल्यू कम होती हैं और इस वाले जो कंपाउंड है कोबाल्ट के साथ में जो कंपाउंड बना हुआ है इसकी डेल वैल्यू का मान ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो डेल वैल्यू होती हैं नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जिसका D इलेक्ट्रॉन कम है उनकी CFAC वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलेगी। अतः ये वाले इस कंपाउंड की डेल वैल्यू हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे हम डिस्कस करते हैं
ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स है उनकी ज्यामिति किस तरह की है। अगर वर्ग समतलीय संकुल है और उसकी CFSU वैल्यू देखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह से टेट्रागोनल वाले की, फिर ऑक्टाहेड्रल वाले की, और लास्ट में टेट्राहेड्रल की देखने को मिलती है। यहाँ पर ये CFSU जो वैल्यू हैं उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, जो आपको ध्यान में रखना है। कुछ रिलेशन है जो हमें ध्यान में रखना है। जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बीच जो रिलेशन है वो हमें ध्यान रखना है। डेल टी बराबर 4/9 डेल होता है। और इसी तरह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बीच क्या रिलेशन है और उनकी CFSU वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन वो हमें ध्यान रखना है। तो डेल SP बराबर 1.3 डेल होता है, जो हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड भी CFSU वैल्यू को प्रभावित करती है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उस कंपाउंड की CFSU वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर वीक लिगेंड है तो उस कंपाउंड की CFSU वैल्यू कम होगी। अगर हम लिगेंडों को उनकी दुर्बलता से प्रबलता की ओर एक ऑर्डर में जमाएं तो हमें एक सीरीज देखने को मिलती है, और उस सीरीज को हम स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रृंखला स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। यहाँ पर आयोडीन जो कि सबसे वीक लिगेंड होता है, और ये इनका वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ ऑर्डर बना रखा है, जो हमें ध्यान में रखना है। और सबसे हाईएस्ट देखें तो साइनाइड, कोबाल्ट और निकल, साइनाइड, कोबाल्ट और NO+, ये जो लिगेंड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की श्रेणी में आते हैं। तो इस सीरीज़ को हमें ध्यान में रखना है। इसके आधार पर जो कंपाउंड होता है उनकी CFSU वैल्यू को निकालने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह से जो लिगेंडों के समान ही धातु आयन की प्रकृति एवं उसके आवेश के आधार पर भी ये भी CFSU वैल्यू को प्रभावित करते हैं। और इस सीरीज को जॉर्जेंसन ने दिया था। और इसमें जो सबसे कम CFSU वैल्यू देखने को मिलेगी Mn2+ की, जबकि हाईएस्ट जो CFSU वैल्यू देखने को मिलती है Pt4+ की CFSU वैल्यू देखने को मिलती है। तो हमें ये जितने भी फैक्टर देखे हैं वो सारे के सारे CFSU वैल्यू को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। इसी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक रिलेशन हमने बना रखा है जो आपको ध्यान में रखना है। ज्योमेट्री के आधार पर देखें तो जो CFSU वैल्यू होती है वो स्क्वायर प्लेनर की सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल की, और सबसे कम टेट्राहेड्रल की CFSU वैल्यू देखने को मिलती है। अगर कोई कंपाउंड है उनकी जो जो ज्योमेट्री अगर सेम हो तो उस स्थिति में उसके बाद आपको n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखने हैं, 3D 4D 5D, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम आ जाते हैं उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर लिगेंड को देखना है। उसके आधार पर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो इस सीरीज़ जो हमने कंटिन्यू ये सीरीज़ बना रखी, इसको आपको एज इट इज़ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपको यहाँ जो CFSU वैल्यू हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपको इन कंपाउंडों को जमाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कंपाउंड, दो कंपाउंड, तीन कंपाउंड देखें। इस कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल है वो पहले प्लेटिनम है, जबकि इसका पैलेडियम है, जबकि इसका सेंट्रल एटम निकल है। यहाँ पर जो सारे लिगेंड देखें तो क्लोरीन लिगेंड है, और संख्या भी इनकी 4 कोऑर्डिनेशन सबके 4 हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +2 +2 +2 होता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसका जो हमने अभी n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हम इनको जमाने का प्रयास करेंगे।
यहाँ पर ये 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जबकि इसके इलेक्ट्रॉन 4D के अंदर भरे जाएंगे, जबकि इसके इलेक्ट्रॉन 5D के अंदर भरे जाएंगे। तो अभी हमने पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते हैं तो उस स्थिति में उस कंपाउंड की CFSU वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा इसको अगर नंबरिंग करते 1 2 3 तो आपको जो एक नंबर है उनकी CFSU वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसके बाद दूसरे नंबर की, और सबसे कम तीसरा जो नंबर के कंपाउंड है उनकी CFSU वैल्यू देखने को मिलती है। इसका जो ऑर्डर रहेगा 1 2 3 का घटता हुआ क्रम, ये ऑर्डर देखने को मिलेगा। इसी तरह से दूसरा जो कंपाउंड है उनके बारे में देखते हैं। ये दो कंपाउंड दे रखे हैं और इनके अंदर जो लिगेंड है वो अमोनिया है, और यहाँ पर देखो कि जो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है। यहाँ इस कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, जबकि इस कोबाल्ट के अंदर इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +3। तो अभी हमने पढ़ रखा है कि भी जो ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उनकी CFSU वैल्यू ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा इस वाले कंपाउंड की CFSU वैल्यू, फिर उसके बाद इस वाले कंपाउंड की CFSU वैल्यू देखने को मिलेगी। तो ऑर्डर रहेगा 2 और 1। दूसरे वाले कंपाउंड की CFSU वैल्यू ज़्यादा, फिर उससे कम पहले वाले कंपाउंड की CFSU वैल्यू रहेगी। अगला तीसरा जो क्वेश्चन है, दो कंपाउंड दे रखे हैं और इसके अंदर सेंट्रल एटम निकल है, यहाँ पर भी निकल है, और इस कंपाउंड की जो CFSU आपको इस निकल की जो ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे यहाँ पर +2 आता है, जबकि यहाँ पर +4 आता है। तो इस स्थिति में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है सेंट्रल एटम का, तो 2 और 1 आपको इसका भी सेम ऑर्डर देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट देखो, यहाँ पर 3 कंपाउंड दे रखे हैं और इसमें जो सेंट्रल मेटल है आयन है वो निकल है तीनों में, और जो लिगेंड है उनकी संख्या भी सेम है, और जो सेंट्रल एटम आयन है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +2 +2 +2 तीनों में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पर आपको वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर इनका आंसर देना पड़ेगा। जिस वीक लिगेंड है तो उनकी CFSU वैल्यू कम रहेगी, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उनकी CFSU वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो केमिकल सीरीज हैं उनके अंदर ये ऑर्डर देखने को मिलता है कि इन तीनों में देखें, इन तीनों लिगेंडों के बारे में बात करें तो आयोडीन सबसे वीक लिगेंड होता है, और इन तीनों में क्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो इस स्थिति में जो क्लोरीन वाला कंपाउंड है इनकी CFSU वैल्यू ज़्यादा आएगी, और फिर उससे ब्रोमीन वाले की, और फिर लास्ट में जो ये वाला कंपाउंड है इनकी CFSU वैल्यू देखने को मिलती है। तो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 देखने को मिलेगा। ये हम केमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 कंपाउंड दे रखे हैं और इसमें इस कंपाउंड के अंदर आयरन है सेंट्रल एटम, और यहाँ पर भी आयरन, यहाँ पर भी आयरन है, तीनों में आयरन है। और इस कंपाउंड की जो क्लोरीन है लिगेंड, यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जबकि यहाँ पर 6 ये दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं, जबकि ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला टेट्राहेड्रल है। अब यहाँ पर देखो जो ये कंपाउंड है प्लेटिनम के साथ में जो कंपाउंड बना हुआ है ये स्क्वायर प्लेनर होता है, और ज्योमेट्री का अकॉर्डिंग देखते हैं तो स्क्वायर प्लेनर की CFSU वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर 4 सबसे पहला आ जाएगा। फिर ऑक्टाहेड्रल वाले की, तो ये दोनों ही ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन अब क्या देखना है कि इनके अंदर लिगेंड को देखो, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है। लिगेंड साइनाइड की जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो ये तीसरे नंबर का आएगा यहाँ, और फिर दूसरे नंबर का, और ये टेट्राहेड्रल जो अपना टेट्राहेड्रल है तो ये लास्ट में आएगा। तो इनका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा 4 3 2 1, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिलता है। तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रख के इन क्वेश्चनों के
आंसर देने हैं। अब हम लास्ट में एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और उसको सोल्व किस तरह से करते हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ जो कंपाउंड है हेक्सा एक्वा क्रोमियम सेकंड, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है और उनकी जो पेयरिंग एनर्जी है वो दे रखी है 23,500 पर सेमी, और इसके बाद इसकी जो विपाटन एनर्जी दे रखी है 13,900 पर सेमी है। और इस संकुल के से आपको ये ज्ञात करना है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है और एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है। उसके आधार पर आपको इन दोनों की वैल्यू को निकालना है और कौन सी कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बारे में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर इस जो क्रोमियम है इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 देखने को मिलती है। तो उस स्थिति में जो 3D ऑर्बिटल हैं उनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यहाँ अगर मैं मानूँ कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उस स्थिति में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है। तो यहाँ पर जो T2G ऑर्बिटल हैं उन्हीं के अंदर आपको पेयरिंग करवानी है, सारे EG के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 और चौथा इसी के अंदर आएगा, यानी कि यहाँ पर एक पेयरिंग हो रही। और इनको जो CFAC वैल्यू को निकालने का जो सूत्र है -0.4 डेलो इंटू N T2G ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं प्लस 0.6 डेलो इंटू EG ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, साथ में पेयरिंग एनर्जी आपको लिखनी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है EG के अंदर भरे जाएंगे, T2G के अंदर भरे जाएंगे, क्योंकि EG के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये वाली तो वैल्यू शून्य हो जाएगी। और यहाँ पर इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1.6 इंटू और जो डेल ओ एनर्जी है स्प्लिटिंग एनर्जी जो आपको दे रखी है 13,900 से गुणा कर लेना है, और साथ में पेयरिंग एनर्जी है वो 23,500 पर सेमी है, वो लिखनी है आपको। और इन सबको जब आप सोल्व करोगे तो इनकी ओवरऑल एनर्जी जो देखने को मिलेगी +1260 पर सेमी देखने को मिलते हैं, ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर मैं इसको वीक लिगेंड मानूँ जल को, और उस स्थिति में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस स्थिति में T2G और EG के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। दो चारों इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4 हमने इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो यानी कि दोनों ही यहाँ पर वही सूत्र यूज़ करना है। और यहाँ पर T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है जबकि EG के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो -0.4 इंटू 3 से आपको मल्टीप्लाई करना। डेल ओ जो एनर्जी है वो हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर गुणा कर लेंगे, और साथ में जो +0.6 है यहाँ पर EG के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से 1 से गुणा करना पड़ेगा। और साथ में पेयरिंग एनर्जी, यहाँ पर कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं है तो उससे अपन को नहीं लिखना है। ठीक है, जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी -1.2 डेलो प्लस इसका 1 से गुणा करोगे तो +0.6, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो +0.6 इसमें से घटाना है तो -0.6 वैल्यू आपके पास आएगी। और इंटू डेलो की जो वैल्यू दे रखी है हमें 13,900, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा -8,340 पर सेमी आएगी। एक बात हमने जब CFAC वैल्यू को देखा था तब हमने बोल रखा है कि जो CFAC वैल्यू होती हैं वो नेगेटिव हो सकती हैं, शून्य हो सकती हैं, लेकिन पॉजिटिव कभी भी नहीं होगी, नेवर पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आ रही है, इस अपन ने जब इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड मान के लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया तो उसी स्थिति में इसकी पॉजिटिव वैल्यू आती है, अतः ये कंपाउंड नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर जो ये कंपाउंड होगा वो हाई स्पिन वाला, और जो लिगेंड होगा वीक लिगेंड का काम करेगा, और ये इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहीं ये बात लिखी है कि वह अवस्था अधिक स्थायी होती हैं जिसमें उसकी ऊर्जा कम हो, जो CFAC की ऊर्जा क्या हो, कम हो, नेगेटिव में होनी चाहिए। अतः उच्च चक्रण विन्यास जो जिसका है
वो अधिक स्थायी होता है। ये वाली जो स्थिति है वो ज़्यादा स्थायी होती है। यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड, इसके बाद हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा जो डेल ओ का मान होता है, डेल का मान वो यूवी या फिर विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम इसको CFS वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उनका मापन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये कुछ रिलेशन है जो हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आई होप आज का जो टॉपिक रहा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ CFSC जो आपको समझ में आए होंगे। ये वीडियो आप अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपके लिए जो BSc का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो पूरा इस YouTube के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।